नमस्कार। आइए आज हम इन्वायरमेंटल जियोग्राफी पर्यावरणीय भूगोल की श्रृंखला में बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम बायोडाइवर्सिटी और फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या फिर इसे मेगा डाइवर्सिटी कहते हैं, फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस को देखेंगे और फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड डाटा बुक को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को समझते हैं। विविधता मतलब डाइवर्सिटी, कितनी विविधताएं पाई जा रही, मतलब कितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, जितनी ज़्यादा वहाँ पे विविधताएं होंगी, उसी को जैव विविधता कहते हैं। इसी साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवित प्रजातियों जो लिविंग स्पीशीज हैं की विविधता मतलब वैरायटी ऑफ लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवित प्रजातियों की विविधता को संदर्भित करती है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं। ठीक है, इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। और सरल शब्दों में हम समझना चाहेंगे कि एक प्रदेश मतलब एक रीजन या फिर एक इकोसिस्टम, एक कोई पारिस्थितिक तंत्र है या एक स्पेशल यूनिट है, स्पेशल इकाई है, एक स्पेशल इकाई जिसमें मिलने वाले प्लांट्स हों, वहाँ के पौधे हों, वहाँ के एनिमल जंतु हों की प्रजातियों, वहाँ की प्लांट्स एनिमल की जो प्रजातियाँ स्पीशीज पाई जा रही हैं उसमें विविधता, प्रजातियों की विविधता, स्पीशीज वैरायटी को जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, टाइगर इकोसिस्टम हो गया। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी का एरिया हो गया, ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगा इक्वेटोरियल रीजन में, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला रीजन है। ठीक है, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जो पूरे विश्व का, ध्यान दीजिएगा, 10% एरिया कवर करता है। इक्वेटोरियल रीजन अगर आप ध्यान देंगे तो 10% एरिया ही कवर करता है इक्वेटर का पर, बट परंतु यहाँ की जो प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं, वो 90% पाई जाती हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बहुलता है, इसलिए यहाँ की सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको मिलेगा, इक्वेटोरियल रीजन का एरिया। बायोडाइवर्सिटी, अब हम समझते हैं बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया, सबसे पहले यूज किसने किया था फर्स्टली, तो वाल्टर जी रोजन ने किया था 1986 में। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी का ही सूक्ष्म रूप है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या बायोडाइवर्सिटी कहिए या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहिए। तो बायोडाइवर्सिटी वाल्टर जी रोजन ने दिया था 1986 में, और बायोडाइवर्सिटी को नाम दिया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको दिया था थॉमस ई लवजॉय। ये याद होगा, लव है तो याद ही रहेगा, लवजॉय 1980, ये यूएसए के व्यक्ति थे। ठीक है, और इसी बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता शब्द का व्यापक प्रचार और प्रसार किया ईओ विल्सन ने। अब हम बायोडाइवर्सिटी के प्रकार को देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक मतलब आनुवंशिक, फिर है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, ये एक तरह के बायोडाइवर्सिटी का ही दूसरा रूप है, समानार्थी है, और तीसरा है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो जेनेटिक में क्या होता है कि प्लांट्स एंड एनिमल की जो प्रजातियां हैं, उनकी जो जीन है, उनके स्तरों पर, स्तरों मतलब उनके लेवल पर विभिन्नता एवं अंतर को देखा जाता है, वेरिएशन एंड डिफरेंशिएट को देखा जाता है। जीन मतलब जो गुणसूत्र हैं, डीएनए कंटेंट है, उसमें जब हम लेवल करते हैं कि एक जीन से दूसरे जीन में, जब मतलब एक जीन से दूसरे जीन में जो लेवल बढ़ता जा रहा है जेनेटिक में, तो वो बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन होगा। फिर होता है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज मतलब प्रजातियों की वैरायटी देखी जाती है, इसमें प्रजाति समानार्थी मतलब सिनोनिम्स होता है। ये किसके सिनोनिम, बायोडाइवर्सिटी का ही सिनोनिम्स है, मतलब जैव विविधता के समानार्थी, मतलब बायोडाइवर्सिटी का ही समानार्थी है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। जैसे बायोडाइवर्सिटी में क्या था कि एक प्रदेश या इकोसिस्टम मिलने वाले जो प्लांट्स और एनिमल की प्रजातियों की विविधता मतलब स्पीशीज वैरायटी का अध्ययन किया जाता है, जैव विविधता कहते हैं। उसी प्रकार की स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी जो है जैव विविधता का ही समानार्थी शब्द है। इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि वैरायटीज ऑफ स्पीशीज ले सकते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो पारिस्थितिकी बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत वैरायटी ऑफ हैबिटाट मतलब किसी जो निवास स्थल है या फिर इकोसिस्टम है या नीचे है, मतलब जो कोई एक स्पेशल यूनिट है, उसमें जो वैरायटी पाई जा रही है किसी एक स्थान में, भिन्नताएं जो पाई जा रही है, उसे हम इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत रखेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या फिर से कह सकते हैं कि मेगा डाइवर्सिटी रीजन हो या लोकेलिटी हो। ठीक है, मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को मेगा डाइवर्सिटी रीजन कह सकते हैं या लोकेलिटी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इसको टर्म जो है सबसे पहले गिवन दिया था इन्होंने नॉर्मन मायर ने, पूछता है प्रश्न, नॉर्मन मायर ने 1988 में। ये ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने अपना सबसे पहले जब दिया था तो आइडेंटिफाई 10 ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हॉटस्पॉट, इन्होंने 10 ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हॉटस्पॉट को इन्होंने मतलब आइडेंटिफाई किया था, मतलब खोजा था। आइडेंटिफाई मतलब निर्धारण करना कि 10 ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हॉटस्पॉट को इन्होंने निर्धारित किया था उस समय। इस समय अगर हम वर्तमान में देखें तो 36 हॉटस्पॉट हो गए हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 36 है पूरे विश्व में, और इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। पहला है हिमालय, द हिमालय समझ लीजिए, हिमालय रेंज हो गया।
फिर इंडो बर्मन रीजन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टेट जो हो गए, फिर वेस्टर्न घाट हो गया, फिर हुंडा लैंड हो गया। हिमालय रीजन में मैंने देखिए भारत का रीजन बनाया है, तो पहला देखिए ऊपर से लेकर हिमालय का पूरा हिस्सा जो रहेगा अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक आपका हिमालय रीजन। इंडो बर्मन रीजन जो इधर इंडो बर्मन वाला नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टेट है उनको लिया गया है। थर्ड में वेस्टर्न घाट है, और फोर्थ में आपका इंक्लूड हुंडा लैंड मतलब इंक्लूड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड, निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड को लिया गया है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड को। इसे और अच्छे समझने के लिए आप लिख सकते हैं द हिमालय। हिमालय रीजन में आपको उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और नेपाल, भूटान, चीन के यूनान प्रांत के समित जीव समुदाय को सम्मिलित किया जाता है। वहीं अगर हम इंडो बर्मन रीजन को लें, इसमें आप उत्तर पूर्वी भारत के प्रांतों स्टेट को लेंगे, जैसे नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा को सम्मिलित करते हैं, तथा सीमावर्ती म्यांमार के समृद्ध जीवी समुदाय को सम्मिलित किया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट को लें, तो इसमें आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल प्रांतों के पश्चिमी भागों पर ध्यान दीजिए, पश्चिमी भागों पर पाया जाता है। अगस्त मलाई, पलाई, साइलेंट वैली, नए अल्लाह मलाई, साइलेंट वैली हो गया, और इसमें आपका वो भी आता है, श्रीलंका वाले एरिया को भी लिया जाता है। फिर आपका चौथा जो था वह हुंडा लैंड। हुंडा लैंड आपने बताया कि इंक्लूड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड को लिया गया है, मतलब निकोबार आइसलैंड के जो ग्रुप हैं उनको चौथे में हुंडा लैंड को रखा गया, जो कि हाल में ही लिया गया है। अब हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की परिभाषा को भी अच्छे समझ लेते हैं। ये तो मेन टर्म थे। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की परिभाषा जो है वो मुख्यतः दो आधारों पर रखी जाती है। तो पहली बात यहाँ पे कहा जाता है कि वह भौगोलिक क्षेत्र, पहली आधार रखा जाता है कि जहाँ पर पूरे विश्व की 1500 या फिर कह सकते हैं 0.5% एंडेमिक स्पीशीज मतलब स्थानीय प्रजाति जो वहाँ पे रहती हैं और कहीं नहीं पाई जाती। एंडेमिक स्पीशीज कहने का मतलब हुआ अर्थात वे प्रजातियाँ जो अन्यत्र नहीं पाई जाती, जो अन्य जगह पर नहीं पाई जाती हैं, उनका बाहुल्य हो, मतलब 1500 ऐसे एंडेमिक स्पीशीज हो, उनका बाहुल्य मतलब सर्वाधिक हों, 0.5% ऐसे हों स्पीशीज जो सर्वाधिक वहाँ पाए जाते हों। तथा दूसरी बात यहाँ पर रखी जाती है जो अपने मूल स्थान, मूल निवास स्थान मतलब ओरिजिनल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट के 70% भाग को खो चुकी हो। एक बात को भी ध्यान जानिएगा कि वो अपना 70% भाग नष्ट कर चुकी हो। लॉस ऑफ हैबिटाट 70%, ओरिजिनल हैबिटाट 70%, ये बहुत बड़ी बात है। इसे आप यहाँ भी देख सकते हैं जिनमें शनवनी पेडोवास्कुलर प्लांट की 1500 स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हों तथा उनके मौलिक आवासों के 70% भाग नष्ट हो गए हों। और इसे कह सकते हैं कि उन क्षेत्रों को जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहते हैं जो पौधों, प्लांट्स, एनिमल्स एवं सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के समृद्ध जीवी समुदाय को धारण करते हैं तथा जिनमें स्थानीय प्रजातियों, मैंने बताया ना, स्थानीय प्रजातियों का बाहुल्य होता है, मतलब एंडेमिक स्पीशीज का बाहुल्य होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो विषुवत रेखीय वर्षा वन मतलब इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो एरिया है वो जो विविधता मतलब कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहा जाता है, क्योंकि यह विश्व का सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी वाला इकोसिस्टम है। ठीक है, इसलिए इसे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एरिया को जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस को भी समझते हैं। लॉस मतलब क्षय होना, ह्रास होना, कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उसका क्षय कैसे हो रहा है। तो सभी स्पीशीज जो प्रजातियों के ऐसा कहा अनुमान लगाया गया 1/3 से 1/3 से 2/3 भाग का भविष्य में विलोपन हो जाएगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा। यही बायोडाइवर्सिटी लॉस है। इसका कारण बताया जाता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस का जो कारण है, काजेज है, वह ह्यूमन एक्टिविटीज है, मतलब जो मानव क्रियाकलाप है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रहा है मानव का, फिर ओवर कंजम्पशन ऑफ द अर्थ नेचुरल रिसोर्स, मतलब जो हम ज्यादा ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, मतलब अधिक उपभोग कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्स, मतलब संसाधनों का आवश्यकता से अधिक हम विदोहन कर रहे हैं, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वनों को कटाई हो रही है, फिर माइनिंग हो रही है, कितना ज्यादा मतलब कि अधिकता हम कर दे रहे हैं। इस कारण से क्या होता है कि हैबिटाट जो रहता है, जो निवास स्थान रहता है, नेचुरल हैबिटाट, उसका लॉस हो रहा है। क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जलवायु परिवर्तन, बहुत बड़ी बात है जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है, डिजीज रोग बढ़ रहे हैं। इसी और अच्छे समझने के लिए आप क्या कहते हैं, स्पीशीज इंटेंशन मतलब कि जो विलुप्त हो रही हैं प्रजातियां, उनकी जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी की हानि मतलब लॉस की प्रमुख प्रक्रिया है किसी प्राकृतिक आवास, मतलब जो नेचुरल हैबिटेट है, कृषि क्षेत्र हो गया, चिड़ियाघर हो गया, प्रोटेक्टेड रिजर्वायर हो गया, ठीक है, जीवित समुदाय की विशिष्ट प्रजातियों के पूर्णतः विलोपन, वहाँ पे जो जीवित समुदाय है वहाँ पे जब पूर्णतः विलोप मतलब समाप्त हो जाती हैं प्रजातियां, विलोपन हो जाता है, वही लॉस होता है वहाँ का। पारेल आर्की के अनुसार बहुत बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में पृथ्वी पर पाए जाने वाली समस्त प्रजातियों, पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की 1/3 से 2/3 भाग सन 2050 के अंत तक विलोप हो जाएगा। बहुत बड़ी चिंता की बात है। एक अन्य अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाली प्रजातियों की ज्ञात संख्या का 40,000 है, जिनमें से 10,000 प्रजातियों की मनुष्य की आर्थिक क्रियाकलापों, देखिए सब क्रियाकलाप हो गए, के कारण प्रतिवर्ष विलोपन हो रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, हमें समझना होगा इस चीज को, ठीक है।
एक और है क्वाटरनरी एज में, अगर हम वर्तमान में देखें तो सभी प्रजातियों के 1/3 से 2/3 भाग का भविष्य में विलोपन हो जाएगा यदि प्रजातियों के विलोपन की वर्तमान प्रवृत्ति बनी रही। यह भी बहुत बड़ी मुद्दा है, ठीक है। और मैंने कारण सबको बता दिया, पॉपुलेशन वृद्धि है, ओवर कंजम्पशन ऑफ द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज है। देखिए इसका हैबिटेट लॉस में अगर हम देखें तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के आर पार सड़क और रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, माइनिंग कार्य हो रही है, तो इससे हैबिटेट का लॉस होगा, जो उनका नेचुरल हैबिटेट जहाँ वो निवास करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल। नदियों पर बांधों का जल भंडारों का निर्माण, पौधों जंतुओं सूक्ष्मजीवों का विखंडन हो रहा है, टूट रहे हैं।